हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम 17 नवंबर 2018 का जो हरियाणा ग्रुप डी का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अब पार्ट 2 करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, बिंदु ए बी और माइनस ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डी इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो इसमें पुट कर देंगे, ये x1 हो जाएगा, ये x2 नहीं सॉरी, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, पुट कर देंगे। x2 हमारा हो जाएगा माइनस ए, माइनस x1 हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा माइनस बी, y1 हो जाएगा हमारा बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2a हो जाएगा ये दोनों मिला के। तो ये माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर यहाँ पर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4 कॉमन आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा 2 के रूप में। अंदर में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में है। हमारे हरियाणा के अंदर अरावली की पहाड़ी का सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो पाया जाता है वो गुरुग्राम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुरुग्राम। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और पिछले अभी 2023 का तो अभी अवार्ड घोषित नहीं किया गया है पुरस्कार, लेकिन 2022 का ये मिल चुका है। तो 2022 का मैं बताता हूँ आपको किसको दिया गया है। ये दिया गया है 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रथा दास गुप्ता को साइंस एंड इनोवेशन में दिया गया है और पूर्णिमा देवी वर्मन को एंटरप्रेन्योर डिवीज़न में दिया गया है। ये 2022 का पुरस्कार है, 2023 का अभी घोषित नहीं हुआ, होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम डैश के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज अस्तित्व में आया, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 73। इस ऑप्शन सी 73 अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और जो 74वां
संविधान संशोधन था ये। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं जोड़ी गई थी, जिसमें नगर निगम नगर जो निकाय होते हैं, नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। नगर निकायों का प्रावधान इसमें दिया गया है, प्रावधान। ठीक। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य के बारे में दिया गया है। 12वीं अनुसूची में, जो कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी, इसमें स्थानीय नगरीय निकायों के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सुश्री एक्स पूर्व दिशा में, चलो मैं इसको बना लेता हूँ पहले। हम मानते हैं ईस्ट, इसको मानते हैं पूर्व दिशा, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक है। ये एक्स इधर है, एक्स है ये पूर्व दिशा में चलती है 20 मीटर। चलो ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है, चलो ठीक है, 15 मीटर चली बाएं मुड़कर। ठीक है। और फिर अपने दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ती है, अभी बाएं मुड़ी थी, अब अपने दाएं मुड़ेगी। ये 25 मीटर चलती है। कितनी? 25 मीटर चलती है यहाँ। ठीक है। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, ये इधर आ गई, और 15 मीटर चलती है। ठीक। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है देख लीजिए। ये 20 है, ये 20 हो गया, और ये 25 है। कितना हो गया? 20 + 25 कितना हो गया? 20 + 25 कितना हो गया? 45 मीटर दूरी पर होगी प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है। आसान क्वेश्चन होता है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। डैश तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब कौन सा इसमें धातु है जो डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया नहीं करता? तो ये है आपका कॉपर। क्या है? कॉपर। कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो राइट आंसर आपका कॉपर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 अगस्त को बुधवार था, उसी वर्ष 1 अगस्त को कौन सा दिन था? ये पीछे का दिन पूछ रहा है हमसे, टाइम देकर देख लेते हैं। चलो 15 में से हम 15 अगस्त का हमें पता है बुधवार था, 15 में से हम 7 घटाते हैं, यानी कि 8 तारीख आ गई। तो 8 का बुधवार था, 8 अगस्त का भी। ठीक है। फिर क्या करेंगे? जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते हैं आपको। ठीक है। फिर हम 8 में से फिर 7 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 1, यानी 1 तारीख का भी बुधवार था। ठीक है। यानी कि 1 अगस्त का भी बुधवार ही था। आंसर आपका बी। जैसा मैंने किया है बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, या फिर जो आपको ट्रिक आती होगी उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया था? बताइए कौन बन गया था? आपका राइट आंसर है अरविंद घोष क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गए थे। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1 होता है। ठीक है। तो sec² थीटा -1 क्या हो जाएगा? यहाँ से sec थीटा की वैल्यू रख लेंगे,
-1 ये इधर आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9/7। 9/7 बराबर tan स्क्वायर थीटा हमारा 9/7 निकल गए। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा रफ कर देते हैं, आपने यहाँ तक उतार लिया होगा तो। tan स्क्वायर थीटा हमें पता चल गया था 9/7। ठीक, अब एक और फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। वन प्लस ठीक है, ये यहाँ से निकाल ले। कोट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ये है, कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 16/9 होगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देंगे इसको, जो वैल्यू दी गई मतलब जो ये दिया हुआ है समीकरण आपको आइडेंटिटी इसमें डाल देंगे। और tan थीटा हमें पता चल गया है, tan थीटा कितना हो गया, अगर tan स्क्वायर थीटा ये है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/√7। ठीक, और कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। tan थीटा चाहिए था हमें, इधर कोट थीटा चाहिए था, ये भी निकल गया। और कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए था, ये भी निकल गया। और कोस स्क्वायर थीटा चाहिए था, हमें कोस स्क्वायर थीटा भी चाहिए था। वो क्या हुआ, ये सही सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, उसका भी निकालते हैं। चलो मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, आपने लिख लिया होगा तो जाएगा। √7/4, ठीक है, आपका कोस थीटा हो गया। चलो आप इसमें रख देते हैं आइडेंटिटी के अंदर सब कुछ सारे वैल्यू। -16/9 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 7/16 -7/। देखिए आप इसे तो सोल्व करेंगे ना तो सीधा सीधा ये आपका आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं पूरा नहीं कर रहा इसको, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ 400/49 आ जाएगा इसका आंसर। आपका आया 20/7। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्पेस के कारण थोड़ा मेरे को रफ करना पड़ रहा है, बार बार मोबाइल पर लिख रहा हूँ ना इसलिए। चलो
इसको रफ कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्ट बता रहा हूँ, टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक, हरमैन सिंह चड्ढा लगभग शायद 3 बार रह चुके हैं। आप कमेंट करके बता देना अगर कुछ और हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूपता पूर्ण करें। जैसे त्रिकोणमिति गणित का पार्ट है, ऐसे जंतु विज्ञान हमारा किसका पार्ट है? जीव विज्ञान का। किसका? जीव विज्ञान का पार्ट है। ठीक, राइट आंसर है इसका जीव विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को का क्षेत्राधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। यानी कि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को यह ताकत देता है, यह शक्ति देता है कि वह अगर कहीं राज्य में मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है तो वैसे लागू करा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने के संबंध में है। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुजा ए सेंटीमीटर के वर्ग में उत्कीर्णित एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान है। एक वर्ग है जिसकी भुजा आपको ए सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, यानी कि सर्कल बना हुआ है, मान लो ये बना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो बड़ा आसान है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस a/2 हो जाएगा। भुजा वर्ग की भुजा ए है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इसका a/2 हो जाएगा सीधा सीधा। और सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? फिर इसका एरिया हो जाएगा पाई r²। r क्या है? a² अपॉन 4 हो जाएगा ना। पाई r² होता है, r आपका a/2 है तो a² अपॉन 4। तो कितना होगा? पाई a² अपॉन 4 कहाँ पे है? पाई a² अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ए और बी मित्र हैं। ए से बी 2 वर्ष छोटा है, यानी कि ए से बी 2 वर्ष छोटा है, यानी बी जो आयु है वो ए से 2 वर्ष कम है। ठीक है, ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है। डी की आयु ए से 2a। ठीक, और बी की आयु अपनी बहन सी से दुगनी है, यानी बी सी से दुगनी है, 2b = 2c। ठीक है, डी और सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है। ये कर देते हैं इधर, d - c = 40। ठीक है, हमें ए और बी की आयु क्रमशः पूछी है कितनी कितनी होगी, तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डी की जगह हम यहाँ पर 2a रख देंगे, 2a। और सी की जगह हम क्या रखेंगे? सी की जगह हम रख देंगे यहाँ पर जाइए, तो 2a हो गया ना। सी की जगह रख देंगे हम 2b, b/2 है। ठीक, अब इधर से जो ये है, इधर से इक्वेशन बना लेंगे एक, a - b
ए माइनस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक, हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ये वाली इक्वेशन है, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। ये इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये अलग है, ये इक्वेशन है दोनों, तो उसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस इधर प्लस इधर माइनस, ये कट गया 2 से 2, तो क्या हो जाएगा 2b माइनस b/2 इक्वल टू 40 में से 4 का 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b, 2 दूनी 4, 4b माइनस b यानी कि 3b अपॉन 2 इक्वल टू 36, 3 एकम 3 दूनी 6 यानी कि b इक्वल टू, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में, 24, b इक्वल टू 24, b इक्वल टू 24 वर्ष इसमें दे रखा है। b 24 है, तो यहाँ से देखो आप, b 24 है तो a 26 होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये b 24 निकला है, तो यहाँ पे डालने पे a b+2 होता है ना, 26 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, a। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन तो नहीं है, ये तो मनुष्य के अंदर पाया जाता है। एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, महिलाओं में। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में पाया जाता है, तो ये भी नहीं है। तो ये साइटोकाइनिन है, जो एक पादप हार्मोन है। इसका काम क्या होता है, ये कोशिका विभाजन का काम करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका विभाजन का काम करते हैं। किसका काम करता है, कोशिका विभाजन का। ठीक है, पौधों में कोशिका विभाजन का काम करता है साइटोकाइनिन। ऑलराइट, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दमदमा झील डैश जिले में स्थित है, बताइए। सॉरी, दमदमा झील आपकी है गुरुग्राम में। कहाँ पर है, गुरुग्राम के सोहना में, गुरुग्राम के सोहना में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, तो ये सोल्व करना हमें आइडेंटिटी दी हुई है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लग दीजिए जो जैसे बोला है। 3 5 3 7 प्लस को क्या बोला है उन्होंने, प्लस का अर्थ है डिवीज़न यानी कि भाग, और डिवीज़न का अर्थ क्या बोला है उन्होंने, डिवीज़न का अर्थ बोला है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बोल रहे हैं, प्लस। तो बस कर दीजिए, इधर ये 3 आ जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, इधर प्लस है ही। कितना हो गया, 7 3 10, तो कितना होगा, -5 आ जाएगा आपका आंसर। राइट आंसर क्या है, A -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यदेव को समर्पित झील, जो सबको पता ही होगा, सूर्यदेव सूरज कुंड, सीधी सीधी बात है। कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 59, रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्टॉस डैश जिले में पाया जाता है? आपको पता है जो हरियाणा का महेंद्रगढ़ है वो खनिजों का शहर कहलाता है, तो ज़्यादातर खनिज महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। एस्बेस्टॉस से चूना पत्थर, स्लेट और बेराइट, कैल्साइट वगैरह ये सब आपके महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका महेंद्रगढ़ ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र हैं पी, क्यू, आर, एस, टी तथा यू पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पी तथा चलो करते हैं, चलो पूर्व की तरफ बैठे हैं, करते हैं इधर में 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? पी तथा टी के बीच में आर है, पी तथा टी के बीच में आर है। चलो करते हैं, रख लेते हैं हम पी तथा टी के बीच में हम आर रख लेते हैं, ठीक है। पी तथा टी के बीच में आर है। टी के ठीक दाएं परंतु एस के बाएं क्यों है? टी के ठीक दाएं यानी कि यहाँ, परंतु एस के बाएं क्यों है? यहाँ पे क्यों है और एस के बाएं हैं ये, यानी कि ये, सॉरी ऐसे लिख दिया मैंने, ये क्यों है, क्यों, ठीक है। यू दाएं छोर पर नहीं है, यानी कि यू दाएं छोर पर तो ऐसे आया, खैर बाएं छोर पर देते हैं यू को, ठीक है। तो उसने पूछा दाएं छोर पर कौन है, तो हमारा तो ऐसा आ रहा है, तो ऐसी राइट आंसर ऊपर लगभग होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार देख लें दोबारा, वैसे ऐसे ही है, ठीक है। एस राइट आंसर इसका। क्वेश्चन, यदि एक पंक्ति में एक व्यक्ति आगे से 7वां पीछे से 11वां, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, यानी कि फ्रंट प्लस बैक -1, यानी कि यहाँ पे फ्रंट की जो इसकी रैंक है और पीछे से जो उसकी रैंक है वो रख देनी है, -1 रख देने, तो आपको पंक्ति में कुल व्यक्ति पता चल जाएंगे कितने। पंक्ति में कुल व्यक्ति पता चल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे आगे से 7वां रैंक है और पीछे से 11वां रैंक है, माइनस में 1 कर दिया, कितना आ गया? 11 7 18 -1 17, कितना आ गया? 17 आ गया, ठीक है। 17 इसका आंसर है, यानी कुल पंक्ति में 17 व्यक्ति हैं, ठीक है। चलो इसको रफ कर लेते हैं। एक दोहरी अपघटन क्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान? देखिए, आपको क्वेश्चन इस तरह का देख कर घबराना नहीं है। दोहरी क्या है? दोहरी मतलब डबल, अपघटन मतलब टूटना, अभिकारक क्या होता है? जो रिएक्शन के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दोहरी अपघटन क्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम HCl मिलाते हैं, तो क्या बनेगा? NaCl + H2O, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे आयन का आदान प्रदान हो रहा है, Na + OH - H + Cl-, इनके तो आदान प्रदान हो रहा है। Na इधर से जाके इसमें जुड़ गया Cl में, H इसमें जाके OH में जुड़ गया, तो NaCl H2 बन गया। यहाँ पर
सॉरी, जो ऑप्शन डी आपका गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पर आयंस है ये, ठीक है। आयंस का आदान प्रदान होता है दोहरी अपघटन क्रिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आयन है, आयंस जिन पर चार्ज होते हैं माइनस प्लस के, जैसे सोडियम में Na प्लस है, OH माइनस है, H प्लस है, इधर Cl माइनस है, इस तरह है ना। आयन आपका राइट आंसर होगा। वो मिसप्रिंट छप गया थोड़ा, मतलब टाइपिंग गलत हो गई उसकी। आयन आपका राइट आंसर होगा। ऑल राइट। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, ये पूछा गया कई बार, मैंने क्वेश्चन रेलवे में भी देखा है एक बार और इसमें भी। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। ये 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है, वैसे कोई पूछे तो ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है। इसका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है ये। और जूल जो होते हैं, जूल आपको बताया था मैंने, ऊर्जा का और कार्य का होता है। पावर, जो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, यानी शक्ति का, शक्ति बराबर कार्य अपॉन में समय। ये क्या शक्ति है, इधर ये कार्य है, ये समय है, ठीक है। शक्ति का जो SI मात्रक होता है आपको पता है, पावर का वही वाट होता है, वाट, ठीक। WATT। टाइम का होता है SI मात्रक सेकंड, आपको पता होगा। वर्क का आपको पता है जूल होता है, ठीक। तो रफ कर देते हैं। मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है, ये मनीटोलिन द्वीप है। मनीटोलिन द्वीप कनाडा में स्थित है। क्वेश्चन क्यों दे रखा है इसका, ये मनीटोलिन द्वीप जो है ये सबसे बड़ा झील द्वीप है। सबसे बड़ा क्या है, झील द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा, झील के अंदर सबसे बड़ा द्वीप, यानी कि सबसे बड़ा झील द्वीप है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मनी कमाने के लिए कहाँ पे आते हैं, कनाडा आते हैं। कहाँ आते हैं, मनी कमाने के लिए कनाडा आते हैं, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है जो बौद्ध संप्रदाय का धर्म ग्रंथ है। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में डैश के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। राइट आंसर है इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इंग्लिश आ गया यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69 70 में फिल इन द ब्लैंक्स बनना है वर्ब की सुटेबल फॉर्म के साथ, ठीक है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, व्हेन आई वाज चाइल्ड डैश द वायलिन। बताइए। आई प्ले द वायलिन, आई वाज प्लेइंग द वायलिन, आई प्लेड द वायलिन, या आई एम प्लेइंग द वायलिन। बताइए। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है, ये पास्ट है, कौन सा ये देखो पास्ट है, तो आगे भी पास्ट की आपको वर्ब लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, है ना, या मैन वर्ब, ठीक है। तो पास्ट में तो इधर तो ये तो नहीं हो सकता। आई प्ले द वायलिन, आई वॉज प्लेइंग द वायलिन, ये तो मतलब पास्ट की जो कंटिन्यूस फॉर्म है वो उसमें होता है, ये भी नहीं हो सकता। आई एम प्लेइंग भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई प्लेड द वायलिन, जब मैं बच्चा था तो मैं वायलिन बजाता था, ठीक है। इसका राइट आंसर
आई प्लेड हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ्स। अब देखिए, जो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। ये दो, द ग्रोइंग नंबर सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, नहीं तो प्लूरल आएगी। तो द ग्रोइंग नंबर क्या है, द ग्रोइंग नंबर आपका सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। ठीक है, तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आपको देखना है कहाँ है सिंगुलर। आ तो प्लूरल है, ये तो नहीं आ सकती। वर भी प्लूरल है, ये भी नहीं आएगी। डैमेजेस सही नहीं आएगा इसमें, क्योंकि देखो द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स यानी कि यात्रियों के बढ़ते हुए नंबर से वह हमें कंटिन्यूस में कोई बता रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो इज़ डैमेजिंग आएगा, ये भी नहीं आएगा। इज़ डैमेजिंग आएगा, यानी कि बढ़ते हुए यात्रियों के संख्या से फुटपाथ को नुकसान हो रहा है। इज़ डैमेजिंग यानी कि हो रहा है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72, इसमें क्या है, ईडम्स दिए गए हैं। ईडम्स मुहावरे जो होते हैं, लोकोक्ति या जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, उसको हमें छांटनी है कि इसका मीनिंग किससे मैच हो रहा है। पहला ईडम्स दे रखा है हमको 71 में, अ बर्निंग क्वेश्चन। नाम से पता चल रहा है कि बर्निंग क्वेश्चन है, ज्वलंत मुद्दा कोई है, ज्वलंत मुद्दा। तो पजलिंग क्वेश्चन, ये तो नहीं हो सकता, ये तो परेशान वाला करने वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। चढ़ाने वाला क्वेश्चन, ये भी परेशान करने वाला, ये भी नहीं है। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो ये क्या है, डिबेटेड क्वेश्चन, यानी होली डिबेटेड, यानी कि जो हाल फिलहाल में जो बहस का मुद्दा है उसे ही हम बर्निंग क्वेश्चन कहेंगे। ये तो साफ साफ दिख ही रहा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अब लिखा है टू ब्यूरी द हैचेट। इसका मतलब होता है झगड़े को ख़त्म करना। तो मतलब क्या होता है, झगड़े को ख़त्म करना। क्या होता है, झगड़े को ख़त्म करना। अरे यार, इसको झगड़े को ख़त्म करना। ठीक, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, झगड़े को ख़त्म करना। टू ऑब्टेन मनी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। टू कीप ए सीक्रेट, ये भी कोई मतलब नहीं है। टू बुरी द डेड, मरे को दबाना, इसका मतलब नहीं है। टू मेक पीस, इसका सेंस बैठ रहा है, झगड़े को ख़त्म करेंगे तो शांति अपने आप बन जाएगी। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रफ कर देते हैं। तो 73 एंड 74, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें देख के फिल इन द ब्लैंक्स डालने। एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसीज, कंटेन, स्पेसिफाई, प्रोवाइड या डिक्लेयर। बताइए। देखिए, स्पेसिफाई का जो मतलब होता है वो उल्लेखित करना होता है, यही इसमें आपको राइट लिखे बैठेगा इसके अंदर। तो मतलब क्या होता है स्पेसिफाई में, उल्लेखित करना या उल्लेख करना। उल्लेख करना, किसी चीज़ का उल्लेख करना। ठीक है, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि एक विज्ञापन, रोजगार विज्ञापन को नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो उसका उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर इसका बी ही हो जाएगा। ये तो आपको वर्ड मीनिंग याद करने होंगे, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, वरना आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको वर्ड मीनिंग याद करनी चाहिए, रोज़ कम से कम 10 तो करनी ही चाहिए।
ऑल राइट, चलो तो इसको रफ कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्कीम अलाउ स्टूडेंट फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट, यानी ये कह रहा है कोई योजना है जो विभिन्न देशों के विद्यार्थियों को कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने का अलाउ करती है। तो उसके इसमें डैश में लास्ट में क्या आएगा, दैम सेल का मतलब क्या होता है, अपने आप। तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बैठा। ईच अदर दो के लिए यूज़ होता है, जबकि स्टूडेंट्स तो मैनी कंट्रीज़ के हैं। तो टू दैम सेल्फ तो हो नहीं सकता कि दो दैम सेल्फ नहीं है, तो टू दैम सेल्फ भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका विद वन अनदर, इसमें एक, यानी कि इसका मतलब हुआ द स्कीम, योजना है वो जो विभिन्न देशों के जो स्टूडेंट है उसको आपस में एक दूसरे के साथ विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, मतलब ये है। तो राइट आंसर विद वन अनदर हो जाएगा। इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 एंड 76, करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। अब हमें करेक्ट करना है सेंटेंसेस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन वर गिवन ए सर्टिफिकेट। बताइए, सबसे पहले तो सुन लीजिए, जिसके साथ अगर वाक्य की शुरुआत ईच या एवरी से हो रही है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो ये हेल्पिंग वर्ब होगा इधर, ये हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसका सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर ही होगा। ईच, अगर ईच से या एवरी से कोई सेंटेंस चालू हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन हैव, ये तो प्लूरल है तो ये तो होगा ही नहीं। फिर सी को देखते हैं एक बार, स्पोर्ट्स वुमेन ईच वर, इसमें भी वर है, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, बी है, बी में भी वर है तो इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन वाज गिवन ए सर्टिफिकेट। हाँ, ये राइट आंसर है आपका, ये सही होगा आपका। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है। ठीक है, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन वाज गिवन ए सर्टिफिकेट, यानी प्रत्येक स्पोर्ट्स वुमेन को एक सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक, रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कांट इमेजिन वाई यू वर बिलीविंग ऑल दोज र्यूमर्स। बताइए, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। आई कांट इमेजिन यानी कि मैं सोच नहीं सकता, या ऐसा मतलब सोच नहीं सकता। आई कांट इमेजिन वाई डू यू बिलीव ऑल दोज रूमर्स। देखो, वाई डू है हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट से पहले आ रही है, यू से पहले आ रही है, तो यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन मार्क्स है नहीं इस तरफ, यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। तो ये तो गलत हो गया आंसर ही, मतलब ये ऑप्शन ए तो अपने आप ही गलत हो गया। क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब डू जो है और सब्जेक्ट से पहले आ रही है तो सब्जेक्ट क्लास में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर सी को देखते चलो एक बार। सी क्या है, बिलीविंग यू है, बिलीव के में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, कहीं भी हो तो आप उसको देखते ही कट कर दीजिएगा। आईएनजी फॉर्म बिलीव में नहीं लगती है। तो आप बचा आपका बी, तो राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यानी कि मैं आई कैन नॉट इमेजिन, मैं सोच नहीं सकता कि तुम इन सब अफवाहों पर, र्यूमर्स मानते अफवाह पर ध्यान दोगे, विश्वास करोगे। ठीक है, मैं सोच भी नहीं सकता तुम इन सब अफवाहों पर विश्वास करोगे। ठीक है, तो रफ कर देते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 एंड 78,
फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स के साथ देखना है। इंडिया, क्वेश्चन नंबर 77, इंडिया इज़ वन ऑफ डैश बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। याद रखना, जब कभी भी इस तरह से वन ऑफ बेस्ट आ जाए तो उसके साथ हमेशा हमेशा दी का ही प्रयोग होगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट गेम, दी का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, दी। ठीक है, रफ कर देते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम वाज अपॉइंटेड डैश क्लर्क। तो इसमें द आएगा, राम वाज अपॉइंटेड द क्लर्क, या इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी डालने की, नॉट नीडेड, या एन। तो याद रखना, अपॉइंट के साथ कभी भी अपॉइंट, जहाँ कहीं अपॉइंट दे रखा हो और उसके बाद में पोजीशन का उल्लेख किया हो, पोजीशन का मतलब आपको स्पेसिफाई किया हो, तो आप उसके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इधर। ठीक है, अपॉइंट और पोजीशन के बीच में, अपॉइंट सीधा सीधा ऐसे बोलेंगे, राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपॉइंटेड द क्लर्क, फलाना क्लर्क। ठीक है ना, अब राइट आंसर क्या होगा? डी, सी होगा, नोट नीडेड, कोई आवश्यकता नहीं आर्टिकल की, है ना। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हिंदी। ठीक है, घन जैसा श्याम, यानी ये घनश्याम, आपको साफ साफ दिख रहा है कि घनश्याम जो होता है दो पदों से मिलकर बना है, घन प्लस श्याम। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ एक तीसरा अर्थ निकलता है जिसका नाम है क्या? श्री कृष्णा। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि वह समास जो दो पदों से मिलकर बनता है लेकिन उसका एक विशेष तीसरा अर्थ निकलता है, तो वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है ना, यानी कि घन प्लस श्याम, इसका जो तीसरा अर्थ है, इसका मतलब जो विशेष अर्थ निकलता है, श्री कृष्ण के बारे में घनश्याम बोला जाता है। नहीं, ठीक है, जब हम श्री कृष्ण के बारे में बुलाते हैं तो घनश्याम भी बुलाते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। ठीक है ना, इसको रफ कर लेते हैं। राइट आंसर इसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा ऑप्शन डी, घनश्याम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय नहीं चलती है, वाक्य भाववाच्य में बदल दिए। देखिए, इसका राइट आंसर सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। गाय नहीं चलती, गाय से चला नहीं जाता, यही इसका राइट आंसर होगा। गाय से चली नहीं जाती है तो सेंस ही नहीं है कुछ, गाय से चली गई ये भी कोई सेंस नहीं है। गाय से चला नहीं गया, ये देखो, ये गया का मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन ये हमारा जो क्वेश्चन है वो गाय नहीं चलती, तो ये प्रेजेंट में, तो गाय से चला नहीं जाता तो ये भी प्रेजेंट में ही होगा ना, तो ये तो नहीं हो सकता, तो हमें ए ही राइट आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, कर देते एक बार, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 80, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। जो गाय है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक या जातिवाचक? पहले बताइए। देखो, ये गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि गाय जो व्यक्तिवाचक होता है वो तो स्पेसिफिक यूनिक नेम होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, हम गाय हैं, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय की कई प्रकार की नस्लें होती है, साहिवाल है और कॉन्क्रीज वगैरह हैं, अलग अलग नस्लें होती है। ठीक है, तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इनमें से तो कोई जातिवाचक लिखा नहीं, तो ये तीन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक वचन है, बिल्कुल सही है। स्त्रीलिंग भी है, कर्ता कारक है, हाँ बिल्कुल कर्ता है। एक फल गाय ही खा रहे तो कर्ता कारक भी यही होगी, खा रही है क्रिया का करता है, बिल्कुल ठीक। तो आंसर आपका डी होगा। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 82, प्रति प्लस उपकार यानी कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, बताइए। इसमें यण संधि है। कैसे पता चला? इसमें देखिए जो ई वर्ण होता है, ई या ई है, इसके बाद कोई भी अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आता है, तो क्या बन जाता है ई का? तो इसका बन जाता है हमारा या वाला या, ठीक है ना। ऐसा ई है, प्रति में ई है या ता के ऊपर ई की मात्रा है, ठीक है, प्लस उपकार, तो उसमें प्रत्यय या बन गया ई की मात्रा का, और ऊ की जगह यू आ गया, प्रत्युपकार हो गया, ठीक है। तो ये आपकी यण संधि का उदाहरण है। क्या है? यण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। हास्य नहीं, श्रृंगार का क्रोध से कोई मतलब नहीं है, भय से कोई मतलब नहीं, श्रृंगार का मतलब है रति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ एक से अधिक वर्णों की आवर्ती 2 बार होती है वह कौन सा अलंकार कहलाता है? वो कहलाता है आपका छेकानुप्रास अलंकार। क्या कहलाता है? छेकानुप्रास अलंकार। जहाँ एक से अधिक वर्ण की आवर्ती केवल 2 बार होती है, मतलब जैसे कि आपकी जैसे हंसी हंसी लिखा है, ठीक है ना, हंसी हंसी करके इस तरह से, मतलब कि जो वर्ण की आवर्ती होगी वो केवल 2 बार होगी। जैसे कनक कवि इस तरह से लिखा है किसी उसमें एक पंक्ति में, तो के 2 बार आ रहा है, यानी कि जो वर्ण है ये, इसकी आवर्ती मैक्सिमम 2 बार होगी, तो वो 6 का अनुप्रास होगा। यानी कि यहाँ वर्ण की आवर्ती, एक वर्ण की आवर्ती 2 बार हो, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है वर्ण उसमें पंक्ति में, लेकिन एक वर्ण की कम आवर्ती ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार होगी, मतलब उससे कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, तो आपका 6 का अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। बाकी के अलंकार बताता रहूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, कपिला गाय का पर्यायवाची शब्द है, गौ भी, धेनु भी, तो आपका अम्बु है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है इसका गाय का, ठीक है। अम्बु शायद जल को कहते हैं, शायद जल को कहते हैं, तो आपका राइट आंसर यही होगा। तो ये गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक बार आप चेक करके कमेंट में बता दीजिए अम्बु का किसका पर्यायवाची है। वैसे जल का ही होगा जहाँ तक भी है, या जल का हो सकता है या बादल का, या किसी एक का हो सकता है। आप बता दीजिएगा मेरे को कमेंट करके, रफ कर लेते हैं। उसका राइट आंसर ए है, ये गाय का पर्यायवाची शब्द अम्बु नहीं है। बाकी कपिला, गो और ये धेनु तीनों हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। सही वर्तनी आपको दिख रही है, एक रीति ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग यानी कि जो शब्द के पहले लगता है, तो सबसे सही कौन सा होगा उसमें? अदब के साथ निअदब तो नहीं बैठेगा ना, बेअदब सही रहेगा एकदम, बेअदब एकदम सही रहेगा। बेअदब बोलते नहीं, बेअदब हो चुका है तू, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए, ये भी आप आसानी से लगा सकते हैं। 62 कहाँ है? ये 62 है। 55 कहाँ है? ये 55 है। 19 कहाँ है? ये 19 है। 39 कहाँ है? ये 39। तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ सीधा सीधा है घमंड अधिक करना, ठीक है, यही है इसका अर्थ। साधु शब्द का बहुवचन साधु ही होगा। आई होप आपको ये पेपर की जो दोनों पार्ट है बहुत अच्छे लगे होंगे तो लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही आगे जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर है सबको सोल्व करा दूंगा आपके, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए बाय बाय।